हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एजुकेशन अड्डा वन पे। दोस्तों, क्लास में फिजिक्स चल रहा है और ये अगला क्लास है। इससे पहले पिछले क्लास में पढ़ाए थे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण, केपलर के ग्रहों की गति के नियम पढ़ाए थे और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम बताए थे। ठीक है, तो अगला क्लास है। अगले क्लास में जानेंगे पलायन वेग के बारे में। ठीक है, और जो टॉपिक ला रही लिखेंगे। ठीक है, आगे बताएंगे। तो पलायन वेग क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। वह न्यूनतम वेग जो किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंकने पर, वह न्यूनतम वेग जो किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंकने पर उस ग्रह के गुरुत्वीय त्वरण को पार कर अंतरिक्ष चला जाता है। उस ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर अंतरिक्ष चला जाता है और वापस उस ग्रह पर नहीं जाता है, तो इसे क्या कहेंगे, उसका पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार सुनिए और समझ लीजिए। ठीक है, ध्यान से। कह रहा है कि वह न्यूनतम वेग जो किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंकने पर उस ग्रह के, जिस ग्रह से फेंक रहे हैं, ठीक है ना, उस ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर अंतरिक्ष चला जाता है और वापस उस ग्रह पर नहीं जाता है, उसे क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। तो ये लिखे, देखिए, वह न्यूनतम वेग जो किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंकने पर वह उस ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर अंतरिक्ष चला जाता है और लौट कर उस ग्रह पर वापस नहीं आता है, क्या कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब देखिए, पलायन वेग का सूत्र है Vp बराबर कड़ी में 2gr, यानी कि कड़ी में 2gr है ना। तो आप देख लेंगे पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो चलिए पृथ्वी का पलायन वेग देख लेते हैं हम। तो दू है, तो दू आप बताए थे जी का पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का 9.8, और पृथ्वी की त्रिज्या का कितना मान होता है 6.4 गुणे 10 हो गया 6 घात। अब इसका गुणा कर देंगे तो बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी पृथ्वी का पलायन में कितना होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से चंद्रमा का पलायन में कितना है 2.46 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा का पलायन में 2.46 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। फिर नीचे देखिए, किसी भी सबसे हल्की गैस का वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, किसी भी सबसे हल्की गैस का जो वेग होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, जैसे हीलियम हाइड्रोजन है, उदाहरण में जैसे हीलियम हाइड्रोजन है। अब देखिए ऊपर से मिटा दे रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं। ठीक है, उतार लीजिएगा ऊपर से और बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए, परिभाषा को मिटा दे रहे हैं। अब देखिए कह रहा है, इसको यहाँ पे टॉपिक देखिए ध्यान से। कह रहा है किसी भी सबसे हल्की गैस का वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, जैसे हीलियम हाइड्रोजन। यदि किसी भी हल्की गैस का, ठीक है, यदि किसी भी हल्की गैस के वेग वेग में कड़ी में 2 से गुणा करा दिया जाए, तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है। ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है, पलायन वेग को पार कर जाती है। ठीक है, तो क्या है, इसको मिटा दे रहे हैं और लिख लीजिए। ठीक है ना, लिखिए यदि यहां पर यदि किसी भी हल्की गैस के वेग से हल्की गैस, ठीक है, गैस के वेग में कड़ी में 2 से गुणा करा दिया जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर लेगी। ठीक है, पार कर लेगी तो वह पृथ्वी के
पलायन वेग को या गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर लेगी, ठीक है ना, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर लेगी, ठीक है, कर लेगी। गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर मतलब कि वो चले जाएगा, यानी कितना इसका अगर गुणा करा दिया 8 से ना, किसी भी हल्की गैस के वेग में वेग कितना है 8 बताए थे ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी भी हल्की गैस का जो वेग होता है 8 किमी प्रति घंटा बताए थे यहाँ, ठीक है, 8 किमी प्रति घंटा होता है, ठीक है, किमी प्रति सेकेंड, किमी प्रति सेकेंड, ठीक है ना, बताया था। किसी भी हल्की गैस का जो वेग होता है 8 किमी प्रति सेकेंड होता है। तो यह कह रहा है कि कड़ी में 2 से जब गुणा करा देंगे, यानी कि 8 गुणे कड़ी में 2 से जब गुणा करा देंगे तो पृथ्वी का पलायन वेग प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.2 किमी प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये पृथ्वी का क्या आ जाएगा पलायन वेग, 8 गुणे कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, ठीक है, मिटा देना, चलिए मिटा दे रहे हैं इसको पूरा पूरा। सुनिए, पृथ्वी के केंद्र में ध्यान सुनिएगा, पृथ्वी के केंद्र में, ठीक है, निकिल और कोर, पृथ्वी के कोर में, ठीक है, पृथ्वी की कोर में निकिल और आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना। पृथ्वी कोर में निकिल यानी कि Na और आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, जिसके कारण से, ठीक है ना, पृथ्वी में बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, ठीक है। इसी कारण से इसमें पृथ्वी में बहुत गुरुत्वीय क्षेत्र पाया जाता है। इन दोनों की उपस्थिति में कोर में उपस्थित है, इसी कारण से इनमें पृथ्वी कोर में गुरुत्वीय क्षेत्र विद्यमान है, जब यही गुरुत्वीय क्षेत्र वायुमंडल में आता है, मंडल में आता है तो वह गुरुत्वाकर्षण कहलाने लगता है, गुरुत्वाकर्षण कहलाने लगता है, ठीक है। तो समझ लीजिए, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के कोर में निकिल तथा आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में। इसी कारण निकिल और आयरन ऐसे चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है ना, निकिल और आयरन कैसे है चुंबकीय पदार्थ है। तो इन्हीं दोनों के विद्यमान होने कारण पृथ्वी के केंद्र में कोर में जो है गुरुत्वीय क्षेत्र विद्यमान है, ठीक है ना, गुरुत्वीय क्षेत्र विद्यमान है। और जब यही जो बाहर आ जाता है वायुमंडल में, जब यही गुरुत्वीय क्षेत्र आता है तो क्या कहलाने लगता है, गुरुत्वाकर्षण कहलाने लगता है, ठीक है। तो समझ में आ गया गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं और कैसे पृथ्वी में प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो मिटा दे। अब देखिए और बात समझिएगा, जो बोले लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और एक बात सुनिए, देखिए जब हम कहीं पर जाएंगे, ठीक है ना, तो अनुमान जैसे कैसे लगा लेंगे कि नहीं यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है या नहीं है, पृथ्वी की जो ग्रह है उसके ग्रह में निकिल तथा आयरन की मात्रा है कि नहीं है, ठीक है ना, बता दे रहे हैं। चलिए, आप जब किसी भी ग्रह पर या उपग्रह पर आप जाएंगे, जब यह उपग्रह हो, ठीक है ना, कृत्रिम नहीं होना चाहिए, मतलब कि प्रकृति होना चाहिए, ठीक है। तो जब किसी भी उपग्रह पर यदि आप जाएंगे तो यदि वहां पे वायुमंडल है तो समझ लीजिए कि वहां उसके कोर में निकिल तथा आयरन की मात्रा है। क्यों? क्योंकि ये गुरुत्वीय क्षेत्र जो है, गुरुत्वीय क्षेत्र वायुमंडल को खींचे रहता है, पकड़े रहता है, ठीक है ना, वही जो है गुरुत्वीय क्षेत्र वायुमंडल को पकड़े रहता है, इसी कारण से गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक है। तो यानी कि समझ लीजिए कि अब वहां पे वायुमंडल जब उपस्थित है तो इसका मतलब कि वहां पे गुरुत्वाकर्षण उपस्थित है उस ग्रह पे, यदि गुरुत्वाकर्षण उपस्थित है तो पृथ्वी में जो है गुरुत्वीय क्षेत्र की मात्रा है, और गुरुत्वीय क्षेत्र जब पाया जा रहा है तो इसका मतलब उसके कोर में निकिल तथा आयरन की मात्रा है, ठीक है, उपस्थित है। तो लिख लीजिएगा जैसे जैसे बोले हैं, ठीक है। मिटा दे रहे हैं इसको, पलायन में मिटा दे रहे हैं। अब अगला हेडिंग डाल लीजिए, उपग्रह अगर कक्षीय वेग, देखिए उपग्रह का कक्षीय वेग,
वेग तथा परिक्रमण काल लिख लीजिए, ठीक, काल है, काल लिख रहे हैं, ठीक है ना, परिक्रमण काल। तो हो गया। चलिए, तो हेडिंग है, हेडिंग बना लीजिए इसको, ठीक है, थोड़ा ठीक है। तो उपग्रह का कक्षीय वेग तथा परिक्रमण काल, तो अब समझ लीजिए जो पृथ्वी के ऊपर जो हमारे उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं, तो उनके बारे में आप लोग जानकारी थोड़ा दे रहे हैं, अब समझिएगा, ठीक है ना। तो जैसे उपग्रह कैसा होता है, मान लेते देखिए यह एक उपग्रह है, ठीक है। जब उपग्रह होता है तो इसके चारों तरफ इस तरह से करके, ठीक है, इस तरह से करके, ठीक है, चारों तरफ कैमरा लगा दिया जाता है। चारों तरफ क्या लगाया जाता है? कैमरा। जो आर्य दिख रहा है ना, चारों तरफ कैमरा, और बीच में एक उपकरण होता है जो ट्रांसपोंडर होता है, ट्रांसपोंडर, ठीक है। बीच में क्या लगा दिया जाता है? ट्रांसपोंडर लगा दिया जाता है, ठीक है। और जो ये ट्रांसपोंडर होता है, ठीक है, यह मैसेज को, जो कैमरा जो है ना, ग्रहण जो मैसेज करते हैं, ठीक है ना, तो उस मैसेज को ग्रहण करने का तथा भेजने का, नीचे जैसे ऊपर पृथ्वी के ऊपर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ग्रहण करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा कैमरा को, तो यह ग्रहण करता है मैसेज को, ठीक है ना। और क्या करता है, वो नीचे जो वैज्ञानिक बैठे रहते हैं, तो वहां से भेज देता है, वहां पे वो ग्रहण कर लेते हैं कि क्या जानकारी दे रहा है, ठीक है ना, उपग्रह, ठीक है। तो यह ट्रांसपोंडर है, मैसेज को भेजने तथा ग्रहण करने का कार्य करता है, ग्रहण करने का कार्य करता है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ट्रांसपोंडर बीच में होता है। और देखिए ये ट्रांसपोंडर के बारे में जानकारी देने के लिए कुछ बैंड लगे होते हैं, ठीक है ना, तीन प्रकार के बैंड लगे होते हैं, अभी दोबारा बता देंगे, एक नंबर से समझ में आएंगे, ठीक है ना। एक होता है सी बैंड, उसके बाद एस बैंड, के यू बैंड और के यू बैंड। इनका कार्य होता है, ठीक है, इनका कार्य होता है कि ट्रांसपोंडर की समय अवधि कितनी है, ठीक है ना, कितना इसकी क्वालिटी, ट्रांसपोंडर की क्वालिटी को तथा समय अवधि को बताता है, ठीक है, कि कितना दिन चलेगा, कितना अच्छा है, ठीक है, यह बताता है। जो सी बैंड, एस बैंड, के बैंड होते हैं, के बैंड के बैंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो फिर समझा देगा। चलिए, उपग्रह का कक्षीय वेग तथा परिक्रमण काल, ठीक है। तो अब देखिए फिर से बता दे रहे हैं, जैसे एक उपग्रह है मान लेते हैं, तो इस जो उपग्रह होता है ना, तो इसके चारों तरफ छोटे छोटे कैमरे लगा दिए जाते हैं, मतलब छोटा है बड़ा जो भी, ठीक है ना, तो कैमरा लगा दिया जाता है। एक कैमरा को कुछ कहा जाता है, कैमरा को लीस कहा जाता है, ठीक है ना। कैमरे को लोग जो वैज्ञानिक होते हैं लीस करते हैं, लीस, ठीक है, कैमरे को लीस करते हैं, इसी कैमरे को तो चारों तरफ लगा देते हैं। और जब ऊपर से नीचे देखता है, ठीक है ना, तो जो एसएमएस जो ग्रहण करता है, ठीक है ना, तो इंफॉर्मेशन को यहाँ भेज देता है एसएमएस के रूप में। यहाँ ट्रांसपोर्टर बीच में लगा दे, ट्रांसपोर्ट के पास भेज देता है, और जो ट्रांसपोर्टर जो होता है वो नीचे भेज देता है, ठीक है ना, नीचे भेज देता है, जो मतलब कि अपन जो भी इंफॉर्मेशन ग्रहण कर लेते हैं लोग, ठीक है। और इसकी जानकारी के लिए कि कितना दिन अच्छा है, कि इसकी क्वालिटी कैसी है, जो बैंड लगे होते हैं कुछ ना, तो सी बैंड, एस बैंड, तीन प्रकार के बैंड लगे होते हैं, ठीक है। तो चलिए मिटा दिया, इसको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, तो पलायन उपग्रह का कक्षीय वेग, तो कक्षीय वेग का सूत्र होता है, लिखवा देना है कक्षीय वेग का सूत्र, उपग्रह का कक्षीय वेग, उपग्रह का, ठीक है ना, उपग्रह का कक्षीय वेग, कक्षीय वेग। तो उपग्रह का कक्षीय वेग होता है VO बराबर, ठीक है ना, उपग्रह मतलब VO लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी उपग्रह का RI लिखिए, RI कोष्टक में G बटा में RI प्लस H,
एच। आप समझिए जो उपग्रह होता है ना, तो आप देखिए उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है, तो मतलब कि पृथ्वी के लिए अगर ले रहे हैं, ठीक है ना, पृथ्वी का, ठीक है ना, पृथ्वी के लिए ले रहे हैं, ठीक है, तो उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है, पृथ्वी की त्रिज्या पर। जो ग्रह होता है, जिस ग्रह से भेजा जाता है उपग्रह को, तो उसकी त्रिज्या पर तथा उसके गुरुत्वीय त्वरण पर और उसकी ऊंचाई पर की जो होता है, देखिए मान लेते हैं, अभी समझा दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमारी ये पृथ्वी होगी, ठीक है, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी है, और इसके ऊपर हम उपग्रह भेज दे रहे हैं, ठीक है, जैसे यही उपग्रह है, ऊपर वाला जो है ना उपग्रह, ठीक है, उपग्रह, तो मतलब इस तरह से है, ये उपग्रह है और इतना है, इस तरह से चक्कर लगा रहा है, मतलब इतना दूरी पर, ठीक है, तो इसकी उपग्रह से जितनी ऊंचाई होती है, ठीक है ना, पृथ्वी से उपग्रह की जितनी ऊंचाई होती है उस पर निर्भर करता है, और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है उसका कक्षीय वेग, और किस पर, उसकी गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए, न्यूनतम जो होता है किसी भी उपग्रह को न्यूनतम कम से कम 200 किलोमीटर तक प्रक्षेपित कर सकते, 200 किलोमीटर न्यूनतम, इसके बाद ऊपर ही भेज सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब हो गया, अब परिक्रमण काल के बारे में लिखेंगे। चलिए सूत्र का लिखवा दे परिक्रमण काल का, ठीक है, लिख लीजिए परिक्रमण काल, उपग्रह का परिक्रमण काल लिख लीजिए, परिक्रमण काल, परिक्रमण काल, तो परिक्रमण काल लिख लीजिए उपग्रह का, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, टी से प्रदर्शित करते हैं, इसे आवर्त काल भी कहते हैं, इसका आवर्त काल मतलब घूमने का काल, आवर्त काल, काल मतलब समय, ठीक है ना, ठीक है, या तो ये परिक्रमण काल का, या तो आवर्त काल, तो सूत्र इसका लिखिए 2 पाई, परिक्रमण काल का सूत्र होता है, ठीक है, टी काल है टी, ठीक है, चलिए 2 पाई कोष्टक में लिखिए RI प्लस एच पर 3/2 घात बटा में लिखिए, RI कड़ी में एच होता है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, तो अब उतार लीजिए, ठीक है, अब इसको मिटा दे रहे हैं, ये सूत्र लिख लीजिएगा, ठीक है ना, 2 पाई RI प्लस एच 3/2, उसके बाद है नीचे RI, RI को बता दिए कि पृथ्वी की त्रिज्या है, ऊंचाई है, जो उपग्रह से ये इसी को बात, इसका बात कर रहा है कितना ऊंचाई पर, ठीक है, तो ये है, तो अब चलिए इसमें कुछ छूटा नहीं, चलिए ठीक है, सुनिएगा, यदि पृथ्वी के निकट कोई उपग्रह स्थापित कर दे तो, ठीक है, चलिए एक प्रश्न है, मतलब समझिए प्रश्न और उसके के बारे में बताएंगे, ठीक है ना, यदि पृथ्वी के सबसे निकट कोई उपग्रह प्रक्षेपित कर दे तो उसका वेग कितना होता है, ठीक ना, तो जो घूमने की उसकी गति कितनी होती है लिख लीजिए, कक्षीय वेग उसका, कक्षीय वेग 8 मीटर प्रति सेकेंड, और इसका जो परिक्रमण अवधि होती है घूमने की, ठीक है ना, समय परिक्रमण अवधि कितनी होती है, परिक्रमण अवधि, और तो इसकी परिक्रमण अवधि जी कैसा लिख रहा है, परिक्रमण अवधि, ठीक है, तो 84 मिनट होता है इसका परिक्रमण अवधि, 84 मिनट होता है। इसका मतलब है, परिक्रमण अवधि का मतलब है कि एक बार जैसे पृथ्वी है, ठीक है, तो ग्रह यहाँ पे आने का मतलब फिर दोबारा 84 मिनट बाद में यहाँ पे एक चक्कर लगाने में 84 मिनट लेता है, ठीक है, वो उपग्रह जब सबसे जो निकट रहता है तो पृथ्वी के, तो वह एक बार आने के बाद, ठीक है, 84 मिनट बाद ही कोई मैसेज भेज सकता है, ठीक है, समझ में आया, तो मतलब उसका जो परिक्रमण अवधि होती है कितनी होती है, 84 मिनट, एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 84 मिनट कोई भी उपग्रह, ठीक है,
जो पृथ्वी के सबसे निकट हो। अब देखिए जो मेट सेट ठीक है, मेट सेट जो है, मेट सेट ये एक मौसमी उपग्रह है। ठीक है, अब ये हो गया आगे तो नीचे से लिख लीजिएगा। मेट सेट जो है एक मौसमी उपग्रह है जिसका नाम कल्पना चावला, जो कल्पना जो थी ना हमारी महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, तो भारतीय मूल की महिला, तो उन्हीं के नाम पर रख दिया कल्पना। मेट सेट एक मौसमी उपग्रह है जिसका नाम बदलकर कल्पना रख दिया गया है। कल्पना ठीक है। तो जो यह उपग्रह है, यह मौसम के बारे में देखा जाता है। ठीक है ना, एक मौसमी उपग्रह मेट सेट जो जिसका नाम मतलब कल्पना रख दिया गया है। ठीक है, यह एक चक्कर लगाने में 84 मिनट लेता है। पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना लेता है? 84 मिनट। ठीक है, और 24 घंटे में 17 बार चक्कर काटता है। 24 घंटे में 17 बार, 24 घंटा में। ठीक है, यानी समझ में आ रहा है बात को? जो कल्पना जो उपग्रह है, ये उपग्रह, ठीक है, इसका नाम मतलब उपग्रह है, कल्पना उपग्रह, उपग्रह कृत्रिम है। ठीक है, तो 84 मिनट इसकी का है परिक्रमा अवधि, और 17 बार एक दिन में, यानी कि 24 घंटे में कितना चक्कर लगाता है पृथ्वी का? 17 बार लगा देता है। यानी कि कहने का मतलब यह है इसका कि हम जब एक बार मैसेज प्राप्त कर ली इस उपग्रह के जरिए, ठीक है, तो अब कम से कम हमको कितना समय चाहिएगा? 84 मिनट बाद ही दोबारा उसे मैसेज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो एक चित्र मान लीजिए कि दिखा दिया, दिल्ली का चित्र दिखा दिया, चाहे कुछ जो भी, ठीक है, तो एक बार जब दिखा दे कुछ वहां पर हुआ है, तो वहां से कहने का मतलब है कि दोबारा वहां का जो एसएमएस होगा 84 मिनट बाद ही प्राप्त होगा। ठीक है, इतना अंतराल होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिटा दे रहे हैं, लिखवाना पड़ेगा इसे सब, अरे समझ लीजिएगा। ठीक है, जो लिखना रहता है वो लिख देते हैं। ठीक है, जब परिक्रमण अवधि जो इसका बता दी है, मेट सेट एक कल्पना जो उपग्रह है उसका नाम कल्पना कर दिया गया है। इसकी परिक्रमण अवधि 84 मिनट है। ठीक है, जो 24 घंटे में 17 बार हमको इसमें प्राप्त करता है। 24 घंटे में 17 बार घूमता है। और ठीक है, बस हो गया, मिटा दे रहे हैं इसको। चलिए तो आप आगे लिख लीजिए। अब देखिए कोई भी व्यक्ति, अब अगला टॉपिक देख लीजिए। ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति अपने भार महसूस कब करता है? ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपना भार तब महसूस करता है जब वह तल जिस पर वह खड़ा है वो प्रतिक्रिया बल दे। ठीक है, प्रतिक्रिया बल दे, तभी वह भार अपना महसूस करेगा। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति हो गया, ठीक है, इस तरह से कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, कोई व्यक्ति खड़ा है, और जब तक यह तल ऊपर की तरफ, जब तक कि यह तल ऊपर की तरफ इसे उठाए ना, ठीक है ना, उठाए ना या खींचे ना, ऐसा मतलब हो, तब तक यह व्यक्ति भार महसूस नहीं करता है, अपना भार को महसूस नहीं करेगा। ठीक है, तो यही कारण है। तो देखिए अब इसी से बनता है कि अंतरिक्ष यान में व्यक्ति भारहीनता का महसूस करता है। क्यों? क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यान में व्यक्ति भारहीनता का महसूस करता है। क्यों? क्योंकि अब इसका आंसर सुन लीजिए। क्योंकि जो अंतरिक्ष यान का त्वरण होता है, जो अंतरिक्ष यान का गुरुत्वीय त्वरण होता है और व्यक्ति का गुरुत्वीय त्वरण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए जब दोनों बराबर होते हैं तो दोनों शून्य हो जाते हैं। ठीक है, दोनों मिलाकर शून्य हो जाते हैं, इसलिए व्यक्ति भारहीनता का महसूस करता है, उसको भार नहीं पता चलता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो यही कह रहा है, तो लिख लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति अपना भार तब महसूस करेगा, लिख दे रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अपना भार तब महसूस करेगा,
करेगा जब वह तल जिस पर व्यक्ति खड़ा है, वह तल जिस पर व्यक्ति खड़ा है प्रतिक्रिया बल दे। खड़ा है प्रतिक्रिया बल दिया लगाए। ठीक है, दिया लगाए। ठीक है, हो गया। तो आगे देखिए, अगला क्या बताएं कि अंतरिक्ष में लिख लीजिएगा, बोलते रहे। ठीक है, लिखने में टाइम लग रहा है। तो अंतरिक्ष यान में व्यक्ति भारहीनता का महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उस अंतरिक्ष यान का त्वरण और उस व्यक्ति का त्वरण, अंतरिक्ष यान की त्वरण और जो है अंतरिक्ष में जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का त्वरण दोनों बराबर होते हैं। और जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब कि शून्य हो जाता है। ठीक है, प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाता है, जिससे व्यक्ति भारहीनता का महसूस करता है। ठीक है, मतलब कहने का ये भैया कि चलिए एक खाई डंडा है, ठीक है, लाठी। ठीक है, और एक इसको मतलब खड़ा मत कीजिए। ठीक है, इस तरह से खड़ा है, मतलब एक व्यक्ति इधर है खड़ा, समझिएगा ध्यान से, और एक व्यक्ति इधर खड़ा है, इधर। और दोनों पकड़ कर क्या कर रहे हैं कि खींच रहे हैं, दोनों पकड़ कर अपने तरफ को खींच रहे हैं, अपने तरफ। तो मतलब इतना समझ होगा, कुछ इसको समझ में आएगा कि हमको क्या हो रहा है। मतलब आदमी रहेगा तो भाई दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है कि जो अंतरिक्ष यान का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो और व्यक्ति का त्वरण जो होता है दोनों मिल बराबर होते हैं, इसलिए शून्य हो जाता है, इसलिए वो व्यक्ति भारहीनता का महसूस करता है। ठीक है, लिख लीजिएगा और मिटा करें इसको। ठीक है, तो लिखिए लिफ्ट में भार, लिफ्ट में भार, लिफ्ट में भार, तो लिफ्ट का नाम सुने ही होंगे। ठीक है ना, तो लिफ्ट में भार कैसे व्यक्ति महसूस करता है। यदि कोई, देखिए 3 क्वेश्चन इसमें बनता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, एक तो यह हो गया। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, ओर आ रहा है, तो 2 क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, उसके बाद बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यदि कोई व्यक्ति ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा होता है तो वह अधिक भार महसूस करता है। ठीक है, वह अधिक भार महसूस करता है, जा रहा होता है तो, जा रहा होता है तो वह अधिक भार महसूस करता है, तो वह अधिक भार महसूस करता है, भार महसूस करता है। मतलब कि ये तो रखने वाला क्वेश्चन हो गया कि यदि कोई व्यक्ति ये त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा होता है तो वह अधिक भार महसूस करता है। क्यों महसूस करता है भाई, तो बता दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है, जो पृथ्वी का अर्थ मतलब ना अर्थ, जो पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण तथा
उस लिफ्ट की, ठीक है ना, उस लिफ्ट का त्वरण दोनों जुट जाती है, ठीक है ना, दोनों जुट जाती है एक साथ, ठीक है ना, एम है, ठीक है ना, तथा एम जी तथा एम ए, भार द्रव्यमान भार हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे तो क्या आता है, दोनों जुड़ जाता है जब ऊपर की ओर लिफ्ट जा रही होती है। अभी समझ ध्यान सुनिएगा, फिर से देख लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है ना। करके यदि कोई व्यक्ति एक त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा होता है तो वह अधिक भार महसूस करता है, क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है और उस व्यक्ति का त्वरण दोनों मिल जाते हैं, ठीक है ना। जब दोनों जुट जाएगा तो भाई दो लोग मिल जाएगा तो बल उसका अधिक हो जाएगा, इसलिए वो अधिक भार महसूस करता है। अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति नीचे की ओर व्यक्ति ये त्वरण से, यहां से लिख लीजिएगा, नीचे की ओर ये त्वरण से आ रहा होता है तो वो कम भार का महसूस करता है, तो वह कम भार का महसूस करता है, ठीक है ना, कम भार महसूस करता है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा। अब क्यों करता है, क्योंकि लिख लीजिए, क्योंकि जो पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण और जो व्यक्ति का गुरुत्वीय त्वरण होता है लिफ्ट में, ठीक है ना, वो क्या होता है, माइनस हो जाता है। पृथ्वी अपने ओर खींच रही होती है और व्यक्ति जो अपने लिफ्ट जो अपने तरफ यहाँ पर जुटता नहीं, बदल जाता है, ठीक है ना, एक दूसरे के विपरीत हो जाता है जब नीचे आती है लिफ्ट, तो ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि हम भार महसूस कम करता है, मतलब पृथ्वी इस तरह से ऊपर दाब रही होती है, ठीक है, जाओ और क्या है कि वो जो है नीचे आ रहा होता है, लिफ्ट नीचे इस तरह से वो नीचे दाब रहा होता है, तो इसलिए क्या होता है कि व्यक्ति जो है कम भार महसूस करता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन बता रहे थे, 3 नंबर, ठीक है। तीसरा नंबर ये होता है, यदि लिफ्ट का त्वरण, ठीक है, यदि लिफ्ट का त्वरण का मान पृथ्वी के त्वरण के मान से, ठीक है, पृथ्वी के त्वरण के मान से यानी गुरुत्वीय त्वरण के मान से बढ़ जाए तो लिफ्ट एकाएक जाकर छत से टकरा जाएगी, ठीक है। अरे मान बढ़ जाएगी भैया तो लिफ्टिया भाग नहीं, फट से ना कुछ कही ना पाई, पृथ्वी खींची नहीं पाई, ठीक है। तो क्या होगा समझिए, यदि लिफ्ट का त्वरण पृथ्वी के त्वरण से ज्यादा हो जाए तो लिफ्ट छत से जाकर टकरा जाएगी, लिख लीजिएगा। यदि लिफ्ट का त्वरण पृथ्वी के त्वरण से ज्यादा हो जाएगा तो लिफ्ट छत से जाकर टकरा जाएगी, ठीक है। चलिए तो मिटा दे रहे हैं अब इसको। और यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति शून्य भार का महसूस करेगा, ठीक है। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति कैसा, शून्य भार महसूस करेगा, ठीक है। लिख लीजिएगा, बोल दे रहे हैं, ठीक है। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति शून्य भार महसूस करता है उस समय, ठीक है। चलिए तो लिखनी होगी, मिटा दे रहे हैं इसको। और एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा उसमें। यदि लिफ्ट शून्य त्वरण से समान वेग से ऊपर या नीचे की ओर जाती है, यदि लिफ्ट का त्वरण शून्य हो और वह ऊपर या नीचे जा रही होती है तो व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा रहता है वैसा ही महसूस करता है, उसको कुछ नहीं, न कम न बेसी महसूस करता है, ठीक है। तो यदि लिफ्ट शून्य त्वरण या समान वेग से ऊपर या नीचे जा रही होती है तो व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
आशा करता हूं कि ये वीडियो पसंद आई होगी आप लोग को। यदि वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को यदि नए हैं तो, और लाइक कर दीजिए, और भाई थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।